नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं काफ़ी हफ्तों के बाद आई हूँ आप लोगों के सामने। इस बार करीब 6 हफ्तों का गैप हो गया और स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएँ थी जो आजकल हर किसी की ज़िंदगी में आ रही हैं। कोरोना ने मुझे भी प्रभावित किया और मुझे थोड़ा लंबा किया और लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ होके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी घरेलू हिंसा, उसमें 4 हिस्से आने थे, 3 हिस्से हम कर लिए थे, आखिरी हिस्सा बचा हुआ था और वो काफ़ी लंबा रुक गया, लेकिन आज हम उसका अंत करते हैं। घरेलू हिंसा की जो श्रृंखला थी, उसको आज हम यहीं समाप्त करेंगे, उसका कन्क्लूज़न निकालेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, पिछले 3 श्रृंखलाओं की भी। और उसके लिए आज हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर सुरेखा तिवारी। आप सब तो इनसे परिचित ही हैं। नमस्कार डॉक्टर सुरेखा जी। नमस्ते। नमस्ते। आपका स्वागत है और आई होप आपका स्वास्थ्य अब अच्छा है। जी, अब काफ़ी हद तक ठीक है। थोड़ी बहुत तो समस्याएँ हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन काम अब धीरे-धीरे चलना आपका शुरू हो रहा सामने है। है। जी, जी। आज आइए हम लोग बात करते हैं कि घरेलू हिंसा के संदर्भ में करेंगे कि पीड़ित और अपराधी दोनों पक्षों को हम कैसे समझें और कैसे सामंजस्य बैठाएँ? क्या कहेंगी आप? क्या मार्गदर्शन देंगी आप हमारा? मैंने पहले भी कहा था और आज क्योंकि समीक्षा है, तो हमें कुछ एक चीजें संक्षिप्त में लेकिन पूरी तरह समझनी होंगी कि सबसे पहले तो घरेलू हिंसा को सहना अपने आप में ही एक अपराध है। हुँ, अब ये हम सुनते तो बहुत हैं, अन्याय करना भी अपराध है, अन्याय सहना उससे बड़ा अपराध है। हुँ, तो सबसे पहले कि भगवान ना करे किसी के घर में हो, लेकिन अगर किसी के घर में इस प्रकार की अशांति है और आप पीड़ित हैं, सबसे हुँ, पहला संबोधन पीड़ितों के साथ। हुँ, अगर आप एक घरेलू हिंसा के पीड़ित व्यक्ति हैं, तो हुँ, आपको इसमें शर्माने की या अपने आप में लज्जा महसूस करने की जरूरत नहीं है। अपने जो मित्र हैं, अपने जो इष्ट हैं, अपने परिवार में जिसको आप समझते हैं कि जो समझदार हैं, उनसे इस चीज को बताइए। अकेले हुँ, मत सहिए। अकेले सहने से और इस चीज को गुप्त रखने से हिंसा करने वाले को कहीं ना कहीं इस चीज के ज्यादा मिलता है, उसको हिम्मत मिलती है कि किसी को बताया नहीं जाएगा। हुँ, तो इसको शेयर कीजिए। हाँ, जग जाहिर मत कीजिए कि आप हर एक से कले चले जा रहे हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कहिए, इस तरह कहिए, उनसे कहिए जहां से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलने की इच्छा हो। और बहुत दिन तक वेट मत करिए। कहते हुँ, हैं कि पहले कदम पे ही रोक दी जाए तो बड़ी से बड़ी आदत छूट जाती है। तो हुँ, जब सबसे पहले ही हिंसा हो, जब कभी आपको लगे कि ये तो कुछ ऐसा हो रहा है जिसको कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जो आपके सम्मान को ठेस लगाता हो, उसके लिए हुँ, आपको हमेशा पहले ही आवाज उठानी होगी। दूसरा, कहीं ना कहीं इसमें खुद की गलती मत ढूंढिए कि आपकी हुँ, ही गलती है इसलिए हो रहा है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरी गलती थी इसलिए उन्होंने मारा, या मेरी गलती थी इसलिए उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। हुँ, बुरा व्यवहार सुधारने के तरीके मारना पीटना नहीं है। बुरा हुँ, व्यवहार सुधारने के लिए आपको एक डायलॉग की जरूरत होती है। तो हुँ, उसके लिए कहीं ज्यादा अच्छा है कि डायलॉग खोलो। हाँ, गुस्से के दौरान बहुत, जब वो कोई इंसान आपे से बाहर हो जाए, उस वक़्त कुछ ना कह के, लेकिन बाद में एक शांत लम्हे में उन चीज़ों से ज़रूर उनको डिस्कस करना चाहिए कि ये चीज़ आप कह के समझाइए, हाथ उठा के नहीं। हुँ, तीसरी चीज़ मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए आपको हर समय सबसे ज़रूरी। अपने आप, बिल्कुल, आपको सक्षम होना पड़ेगा। हुँ, सक्षम व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति वार नहीं कर सकता। तो हुँ, अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना रख के, अपने आप को ये ना समझ के कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपनी इस हुँ, क्षमता को समझिए, उस क्षमता को यूज़ कीजिए और अपने बल को पहचानिए। हुँ, अब आते हैं वो लोग
जिनको मैं अपराधी ना कह के, वो लोग जो कि बहुत कमजोर है। मेरे हिसाब से हिंसा असल में तो वो करने वाला कमजोर है। व्यक्ति हिंसा करने वाला व्यक्ति बेसिकली बिल्कुल पूर्णतः अपने आपे से बाहर है, तो वो कमजोर है। उसकी कमजोरियों के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि हमने तीसरी श्रृंखला में डिस्कस किए थे। उसमें काफी कुछ चीजें उनके अपने परिवार से उन्हें मिली हैं, उनके आसपास का जो वातावरण है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं जो पूरी नहीं हो पाई, उनके अपने सपने जो कि कुछ यथार्थ हुए, कुछ नहीं हुए, और कुछ ऐसे सपने जो कि कभी यथार्थ हो ही नहीं सकते थे। ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन उन सारे पहलू, उन सारे सपने, उन सारी निराशाओं का निचोड़ किसी दूसरे पे हिंसा करना नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार, अपने आप से बात करना, अपने अंदर झांक के देखना, उससे शायद आपका बल बढ़ पाए। एंड जब आपका बल बढ़ेगा, तब आप और ज्यादा अपने रिश्तों के अंदर खूबसूरती लाएंगे। किसी को मार के स्पेशली, और सिर्फ ये संदर्भ सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं है, नहीं नहीं, अक्सर बच्चे भी बहुत पिटते माँ हैं। बच्चों के बीच में आज हाँ, आज की तारीख में, हाँ बिल्कुल। एंड आजकल तो बच्चे भी हाथ छोड़ देते हैं। मतलब कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजकल माँ बाप ही हाथ छोड़ते हैं, बच्चे भी हाथ जोड़ते हैं, गाली गलौज करना। लेकिन उन सब चीजों में गीता सार में एक बहुत अच्छी बात कही है कि कल अगर आप अपने बच्चों को किसी भी तरह का गलत व्यवहार करते हुए देखें, तो बजाय उसको टटोलने के लिए सबसे पहले खुद को खुद टटोलिए को कि बीज बोते समय पानी हम्म, कौन सा डाला था। हम्म। तो अगर ये आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो आपका बच्चा भी आपके कल को बच्चे नहीं भी आपके करेगा, नहीं। बिल्कुल सेम है। और और यही कहने चीज से है, कोई बच्चा नहीं सीखता, बिल्कुल देखने नहीं, से सब आपको बच्चे दिखाना सीखते पड़ेगा। हैं। लीड बाय एग्जाम्पल जो बोलते हैं। हम्म। तीसरा जो चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हम लोग जो काउंसलर्स हैं, या हम लोग जो इस फील्ड में हैं, जिनमें हम लोग मानसिक परेशानियों से बहुत जूझते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि सारी जो निचोड़ है वो कम्युनिकेशन पे है। संभाष, एक दूसरे से बात करके समस्याओं का निचोड़ निकालना, एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझ पाना। कई बार हम बिल्कुल अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि शादी हो गई है तो लड़की को खाना बनाना आता होगा, क्योंकि शादी हो गई है तो लड़का घर के लिए खूब कमाएगा एंड परिवार में सुख शांति आएगी, क्योंकि शादी हो गई है तो अब आप मेरे से सारे सच बताएंगी, क्योंकि शादी हो गई है तो आप मेरे से कुछ नहीं छुपाएंगी। ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें प्रैक्टिकली कर पाने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ेगा ना। उसके लिए समय बिताइए एक दूसरे के साथ, और अपने अंदर सुनने की क्षमता डेवलप कीजिए, सुन पाने की क्षमता डेवलप कीजिए। रिएक्शन जब देने से पहले देने से पहले बैठिए, सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमें बस एक अभी अभी एक रीसेंट दंपति आए थे, उनके केस के अंदर वो जो वाइफ थी, उनके पिताजी उनको बहुत डांटा मारा करते थे, बहुत ज्यादा लाउड थे उनके पिताजी। और वो खुद एक लेडी जो है वो ओडिसी डांसर है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ जब डांस करती हूँ तब मेरे को शांति रहती है, वरना मैं नौकरी करती हूँ तो मुझे भय रहता है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो फिर मुझे घर वापस जाना पड़ेगा, और मेरे पापा का मिजाज तो बहुत खराब है। अब उनकी शादी हो गई है, तो वो शादी में भी इस चीज से डरती है कि भाई ये जो पति है ये आवाज उठाएंगे और फिर मेरे साथ वही सब होगा। और उस चक्कर में वो अपने पतिदेव से ज्यादा बात ही नहीं करना चाहती, बताना ही नहीं क्योंकि चाहती उन्होंने, उनको। हाँ, हाँ, और उन्होंने कभी उन्होंने वो उनको स्वस्थ रूप नहीं देखा है देखा ही नहीं। जो हाँ, तो फिर हमारे पास उनको लाया गया कि आपको सर में दर्द रहता है। अब वो सर में दर्द तो समझ ना आए, क्योंकि वो सर में चिंता। दर्द का कोई कंसिस्टेंट स्टोरी नहीं मिली। फिर जब पूछे तो समझ में आया कि पीछे, तो हमने कहा तुम्हारी जब शादी हुई तो तुम्हारे पिताजी आए थे तुम्हारी शादी में? गई हाँ। हमने कहा वो रोए थे जब तुम्हारी विदाई हुई? तो बोली हाँ। तो हमने कहा तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें प्यार करते होंगे? तो कहती ऐसा कैसा प्यार है कि जिंदगी भर डांटा, बात बात पे सामान उठा उठा के फेंक देते थे, तो हमने तो शादी ये समझ के की थी कि बस हमें इस नर्क से निकलना है। तो हमने कहा अगर तुमने उस नर्क से निकलना था तो अकेले रहना चाहिए था, क्योंकि अब वही इमेज तुम अपने हस्बैंड के ऊपर कॉपी पेस्ट कर रही हो
क्योंकि तुम अपने हस्बैंड में अपने पति का रूप देख रही हो। और वो बोलती मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं कहते। हमने कहा लेकिन तुम्हारा भय इतना बड़ा है कि तुम, तो बोली क्या करना चाहिए? हमने कहा मेरे हिसाब से तुम्हें किसी एक दिन किसी एक शांति के मोशन में अपने पिताजी से पूछना चाहिए। और अंजना जी, बातों बातों में पता लगा कि उनके पिताजी के जो पिताजी थे, यानी इस लड़की के जो दादा थे, वो जो थे वो बहुत ज्यादा आतंकी थे। वो मारते थे, वो बच्चों को बहुत पीटा करते थे। और वो इसलिए पीटा करते थे क्योंकि वो रेलवे में ठेकेदार थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान लगा। तो अगर हम हर एक कहानी को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर कहानी के पीछे की जो कहानी है वो आज बना रही है। तो लेकिन थोड़ा सुरेखा सा जी, मैं हाँ बोले। कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके आगे पीछे ऐसी कोई कहानी नहीं है, और हम्म, जिनके घर में कोई एक सदस्य ऐसा है जो काफी हिंसात्मक है, बातों में, मारपीट में नहीं, हम्म, लेकिन बातों से। और न तो उनके माँ बाप ऐसे हैं, न तो उनके परिवार में कोई ऐसा है। और वो अपने हम्म, बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो भी हम्म, सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चे वही उनका रूप देख रहे हैं। अब धीरे हम्म, धीरे, आज नहीं तो कल, वो अपने पापा से उस तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे, उस तरह से इज्जत नहीं दे पाएंगे जो इज्जत उनको मिलनी हम्म, चाहिए। तो कुल मिला के वो अपना ही घाटा कर रहे हैं। लेकिन एक वहां तो वो है पर नहीं और कह दूसरा, सकते कि नहीं हम कहते हैं कि हेरिडिटरी बीमारी होती है कि भाई मेरे को शुगर है क्योंकि मेरे फादर को या मामा को शुगर है, उनको शुगर है क्योंकि, लेकिन बीमारी कहीं तो शुरू भी हुई होगी ना। मतलब हर लेकिन एक को ऐसा नहीं जब होता। हाँ, लेकिन अगर आप उनके माँ बाप सबको जानते हैं और उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह से हो, तो कहाँ से आ गई? तो ये इसलिए वही जरूरी मैंने है कि कहा आपको, इंसान, हाँ। हम्म, हाँ नहीं नहीं, सब सब परिवार से नहीं आता है। परिवार एक हिस्सा, एक तरीका है उस हाँ, हिंसा को आने का। संगी साथी दूसरा भी हो तरीका सकते होता है हैं। कि आदमी की अपनी महत्वाकांक्षाएं, जो मैंने अभी कहा, हम्म, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो महत्वाकांक्षा पूरी ना होने से उनके अंदर एक अजीब सा आतंक रहने लगता है। और वो आतंक, क्योंकि वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक हमारे पास 24 साल के लड़के का केस आया था, उसके सर के कुछ बाल उड़ गए थे जगह जगह से। उसको लाया गया, उसके माँ बाप उसके बारे में खुद कहते हैं कि जब छोटा था और जुराब पहना करता था तो फुट्टे से नापने पड़ते थे कि दोनों जुराब की लंबाई ठीक है कि नहीं। वो इतना परफेक्शनिस्ट था। एंड क्योंकि वो इतना परफेक्शनिस्ट था तो वो पढ़ाई में अच्छा था, उसके नंबर बहुत अच्छे आया करते थे। वो अपने हम्म, पेरेंट्स को खुद कहता था कि मैं अगर चाहूं तो मैं भगवान बन सकता हूँ। मैं फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता हूँ, मैं साइंस में फर्स्ट आके दिखाऊंगा। और उसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि आप इसको काउंसिल, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को काउंसलिंग करिए कि जब ये बच्चा फेल करेगा, क्योंकि फेलियर असेंशियल है इसको पूरा इंसान बनाने के लिए, उसके माँ बाप के वर्ड चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो वो तो तो एकदम हवा में उड़ता होगा। हाँ, तो वो कहते हैं उसके माँ बाप कि कभी तो उसको फेलियर आएगा और जो उसके हालात हैं, आप प्लीज उसको काउंसलिंग करिए कि वो जब फेलियर आए तो बच्चा तो हमारा है, उसको दर्द ज्यादा ना हो। कितना खूबसूरत विचार है। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी लोगों से कहना चाहूंगी कि आपके अपने जीवन के जो भी तिरस्कार हैं, आपके अपने जीवन में जो भी कुंठाएं हैं, जो भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, बजाय उनसे आतंकित होने के, जब आपको कोई जीवन साथी मिल जाए तो उसको अपने दर्द का हिस्सा बनाइए, उसके साथ अपना बातचीत दर्द कीजिए। बांटिए। हाँ, अपना दर्द बांटिए। हम्म, और और उसको जब आप बांटने से दर्द आधा हो जाता है। हम्म, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपना दर्द अपने जीवन साथी से बांटते हैं तो आपका जीवन साथी अपने रोल से बढ़ के आपको साथ देने लगता है। हम्म, क्योंकि जो गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये गृहस्थी बहुत सुंदर बन सकती है अगर हम सिर्फ ये सोचें कि जीतना नहीं है किसी को, कोई बेस्ट पार्टनर अवार्ड किसी को नहीं मिलने वाला है। हम्म, हम्म, एक एक साथ बनाना है, और जब वो जीवन उतना ही खूबसूरत होगा जितनी खूबसूरती से हम इसको सजाएंगे, मारपीट बिल्कुल। करके, तिरस्कार करके, शब्द यूज करके, तो हम उसको और दूर कर रहे हैं।
और उसी जीवन को जो बहुत सुंदर हो सकता है हम अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। कहीं ज्यादा क्योंकि अच्छा है आप कि अपनी कुंठा से खुद ही कुंठित होते रहते हैं, इसलिए। बिल्कुल। और आप ये और सोचते हैं कि सामने वाला समझता क्यों नहीं, सामने वाला कहता है बताते तो सही, समझाते तो सही। हाँ, हाँ। तो अगर और समझाएंगे। हम्म। आपने कहा शुरुआत में कि हमें तुरंत स्टॉप करना चाहिए, लेकिन आज कुछ लोग देख रहे होंगे जिनके साथ ये वर्षों से चला आ रहा है और वो आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए कुछ करने की। वो कैसे हैंडल करें? उनको क्या आप कहेंगी? देखिए, एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, जहां आँख खुले वहां सवेरा। ओके, तो कभी देर नहीं हुई है, आप उठ जाइए। कभी देर, बहुत कभी देर नहीं हुई है, क्योंकि आज भी अगर आप उठ गए, सिर्फ एक कहते हैं अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है नहीं, अपनी सोच के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो अपने आप को बदलना बहुत आसान है। क्योंकि आपकी सोच आपकी निर्मित है, आप बना रहे हैं उस सोच को, आप उसको निर्मित करते हैं, आप उसको जीते हैं। और जब आपकी अपनी सोच में निराशा आ जाए, आपके अपनी सोच में तिरस्कार आ जाए, उस नर्क को रोज सहने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि एक दिन थोड़ी सी हिम्मत करके, किसी से कह के, किसी से बता के, किसी काउंसलर के पास जाके मशवरा लिया जाए, मदद ली जाए, और फिर धीरे से, और जो ये चेंज है, ये चेंज सिर्फ उनके जीवन में नहीं आएगा, पूरे परिवार के पीड़ा ऊपर। करने वाले के ऊपर आएगा, और परिवार का जो पूरा का पूरा माहौल है वो बहुत खूबसूरत हो सकता और एक चीज और है सुरेखा जी, जो लोग हिंसा करते हैं वो पूरे समय हिंसात्मक नहीं होते हैं। उनका एक अच्छा भी रूप होता है। और कई बार जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में होते हैं तो हम है। तुरंत उनके बारे में बड़ा नेगेटिव अपना वो बना लेते हैं। वहां पे हमें क्या राय देंगी कि अगर हमारे अगल बगल में कोई ऐसा है जिस जो हिंसा कर रहा है और हम देख रहे हैं कि हिंसा कर रहा है और कोशिश भी कर रहे हैं कि वो ना करे, लेकिन हम उस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचें, अपना मन हमेशा पॉजिटिव रखें। ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो इंग्लिश में हिंसात्मक पूरे समय नहीं होता। एक पहली इसके ना दो चीजें, एक तो हम लोग क्या, एक हम लोग यूज करते हैं वर्ड जिसको ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, कि किसी भी दो अटैक्स, किसी भी दो गुस्से के एपिसोड्स के बीच में एक अंतराल होता है, जिसमें उनकी जो नर्व्स हैं या जो उनके हॉर्मोन्स हैं ब्रेन के, वो सब समतल होते हैं। क्योंकि बेसिकली इंसान की नेचर अग्रेसिव नहीं होती, कोई भी इंसान हो, अग्रेशन एक अज्यूम्ड बिहेवियर है। पीस इस आत्मा का एक अपना गुण है, खुशी, सांस लेना, ये सब इस आत्मा के बेसिक गुण है। गुस्सा करना अपने गुणों से बाहर जाना है। तो आप हर समय गुस्से में नहीं होते हो। किसी भी इंसान, जो कि इस इंसान से कुंठाओं से गुजरने वालों के लिए, जो उनके आसपास के लोग हैं, अगर वो उस बीच के अंतराल को पहचानना सीख लें, तो वो अंतराल एक बहुत अच्छा समय है बात करने का। पहले तो ये। दूसरा, एक बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश में, however thin you slice, there are always two sides। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमेशा, हमेशा। अगर आप किसी को हिंसा करता हुआ देख रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आता है कि ये हिंसा कर सकता है, लेकिन ये कंक्लूड करना कि ये हमेशा हिंसा करता होगा या ये इंसान ऐसा ही है, ये आपको फिर अधिकार नहीं है कुछ भी करने का। क्योंकि आपने बहुत जल्दी कहानी का एक तरफा रूप देखकर एक जजमेंट ले लिया। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ स्पेक्टेटर, एज अ श्रोता दूर करके खड़ा कर लेना होगा, कि खड़ा होकर थोड़े दिनों के लिए देखिए, बिना किसी जजमेंट के। जब आपको जज किए बिना देखेंगे, तो शायद आपको पहलू के और बहुत सारे दृष्टिकोण समझ आए। कि और क्या जब कारण है, आपको उसका क्या मूलभूत था, कारण क्या है? बहुत एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि एक ट्रेन में एक इंसान अपने 3 बच्चों के साथ सफर कर रहा था। उसके बच्चे बहुत शोर कर रहे थे और वो उनको चुप नहीं करा रहा था। तो उसी ट्रेन में एक प्रोफेसर, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, वो भी ट्रैवल कर रहे थे और वो कुछ पढ़ना चाह रहे थे। वो उन बच्चों के उधम के मारे कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे और उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया।
जब उनसे बिल्कुल नहीं रहा गया तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को चुप क्यों नहीं कराते हैं? जब बच्चे आप पैदा कर लेते हैं तो आपको संभालने आने चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा कि सर मैं इसलिए इनको अभी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ कि अभी-अभी ये अपनी माँ की चिता को आग देकर आ रहे हैं। एक दुःख से निकाल कर मैं इनको दूसरा दुःख नहीं दे सकता था। देखिए ये कितनी सोचने वाली बात है कि अगर कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कितना बड़ा कारण हो हो सकता है, सकता ये है। आप नहीं जानते हैं। कोई करेक्ट। किस तरह से कोई चीज़ करता है ये आप नहीं जानते, तो किसी को जज करने से पहले प्लीज़ आप लोग एक हुँ। बार ज़रूर सोचिए, किसी के भी बारे में कुछ भी कहने से पहले। किसी भी कहने से पहले, किसी भी एक घटना के बारे में एक निष्कर्ष निकालने से पहले, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी एक दृष्टिकोण को बनाने से पहले, ये समझिए कि हर एक इंसान में कुछ खराबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। खामियों को परफेक्ट। देखकर बुराई नहीं और अच्छाइयों को देखकर साधु नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए। अगर हम उस बैलेंस को ढूँढ पाएँगे अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी, तो हर एक जगह सामंजस्य बिठाना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ढूँढना होगा, अपने अंदर। उसके बाद ही हम किसी और के अंदर ढूँढ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज आज हम इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं यहीं पर, और हुँ। आपका सबसे अंतिम वाक्य इस श्रृंखला के लिए क्या होगा? सिर्फ़ ये कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शादी का मतलब 7 फेरे नहीं है। शादी का मतलब एक ऐसा जीवन साथी पाना, जो हर दुःख में, हर सुख में, बीमारी में आपकी परछाई बन के आपके साथ चलता है। और याद रखिए परछाई अंधेरों में होती है, उजालों में किसी की परछाई नहीं होती। तो अंधेरा मतलब वो जीवन के टाइम जब आप बहुत मुश्किलों में होंगे, वो साथी होगा। इस साथ को बनाइए और इसको बहुत सुख से एन्जॉय कीजिए, बहुत मुमकिन है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और शायद ये श्रृंखला जो लोग हिंसा के शिकार हैं या जो हिंसा करते हैं, उनको शायद थोड़ी-सी चीज़ें इसमें समझ में आई हों, या वो अपना रूप देख पाए हों। तो किसी भी तरह से अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हैं। और अगर इस समय मैं आपके मैसेंजर्स का जवाब नहीं दे रही हूँ, तो बता दूँ कि मैं खुद इस समय बहुत समस्याओं से जूझ रही हूँ। तो हो सकता है आने वाले दिनों में सबके जवाब मिलें, लेकिन अगर आपको कुछ तुरंत चाहिए, तो आप info@new2app.com पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी समस्याओं का हल मिलेगा इस समय। शायद मैं जवाब डायरेक्ट नहीं दूँगी, लेकिन कोई और देगा। चलिए, तो फिर हम अगली बार मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ या एक नए एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।